हेलो फ्रेंड्स, HTML टेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेटा टैग के बारे में। मेटा टैग क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है HTML के अंदर और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, आप इस वीडियो के लास्ट में समझ जाने वाले हो। तो इस वीडियो को मिस करने की भी बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पे रात के करीबन बज रहे हैं 1:39 और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे आज का विषय, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग मेटा टैग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले SPC के एडिटर खोल लेते हैं। मेटा टैग सबसे इंपॉर्टेंट टैग मेरे हिसाब से होता है, तो यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेटा टैग होता क्या है। आपने कभी SEO का नाम सुना है? SEO। अब SEO क्या होता है? SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये एक प्रक्रिया होती है जिससे आपकी जैसे कोई वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट के विषय में कोई भी अगर गूगल पे सर्च करता है, कुछ भी कीवर्ड या कुछ भी टाइटल कुछ भी यहाँ पे सर्च करता है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को अपने सर्च इंजन की रैंकिंग में सामने लाता है। अब ये हो सकता है कि आपकी वेबसाइट टॉप पे आ जाए या फिर हो सकता है आपकी वेबसाइट नीचे डाउन में आए। ठीक है, तो ये फर्क होता है कि आपने कितना अच्छा SEO किया है अपनी वेबसाइट का। अब SEO कैसे किया जाता है? तो मेनली SEO जो करने का तरीका होता है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेटा टैग। अब मेटा टैग जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये मेटा टैग से ही सारा SEO होता है। SEO कैसे होता है? सबसे पहले मेटा टैग के अंदर आप जो भी जानकारी डालेंगे, जो भी यहाँ पे मेटा टैग में यूज़ करेंगे, कंटेंट डालेंगे, वो कंटेंट मैं आपको बता दूं कि वेब पेज पे शो नहीं होता है। अब वेब पेज पे इसलिए नहीं शो होगा क्योंकि ये बैकएंड में काम करता है। ये आपके ब्राउज़र को और आपके सर्च इंजन को, आपका जो ब्राउज़र है, मान लीजिए कोई भी ब्राउज़र है जिस पे आपकी वेबसाइट खुलती है, ठीक है, उस ब्राउज़र को और सर्च इंजन को पूरी जानकारी देता है आपकी वेबसाइट के विषय में कि आपकी वेबसाइट किस टॉपिक पे है, आपकी वेबसाइट किस बारे में बनाई गई है, आपके वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, टाइटल क्या है, यहाँ टैग्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, सब चीज़ें जानकारी देता है। अब अगर आपने कभी यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो अपलोड की हो तो आप जानते होंगे कि हम लोग यूट्यूब की वीडियो को सर्च में लाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइटल यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइटल तो एक कंपलसरी है, उसके बिना तो कुछ भी अपलोड ही नहीं होता है। तो टाइटल यूज़ कर लिया, उसके बाद में हम लोग डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन यूज़ करने का तरीका अभी मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट में कैसे डिस्क्रिप्शन यूज़ किया जाता है। फिर हम लोग कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग टैग्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों से ही हम लोग की वेबसाइट रैंक होगी और इन्हीं तीन चीज़ों से हम लोग की यूट्यूब की वीडियो भी रैंक होती है। कोई भी चीज़ हो, इन्हीं तीन चीज़ से मिलकर वो रैंकिंग में आती है। अब मैं दिखाऊँ कि वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन और टैग कैसे होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जाना होगा गूगल सर्च इंजन में। और मान लीजिए मैं यहाँ पे रोबोट सर्च करता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे अपना वाईफाई खोल लेता हूँ और मैं यहाँ पे रोबोट को सर्च करता हूँ। और यहाँ पे मैंने एयरप्लेन मोड लगा दिया था, इसलिए क्योंकि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ट्राई अगेन किया और यहाँ पे रोबोट सर्च किया। मैं नीचे आता हूँ, ऊपर एडवर्टाइजमेंट आती है, नीचे आया। अब यहाँ पे नीचे आते ही मान लीजिए मैंने विकीपीडिया का एग्जांपल लिया, तो विकीपीडिया ये जो ऊपर लिख के आ रहा है ये हमारा टाइटल हो गया। ठीक है, रोबोट विकीपीडिया। और इसके नीचे जो दोस्तों ये आ रही हैं लाइनें, ये आपकी डिस्क्रिप्शन हो गई। ठीक है, तो ये विकीपीडिया में जो पेज है उसकी पूरी जानकारी दी गई है जिससे ये सर्च इंजन इसको पकड़ पा रहा है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। काफ़ी अच्छे से विकीपीडिया का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ये टैग्स हो गए। अब मान लीजिए मैंने रोबोट सर्च किया, तो रोबोट, रोबोट कंट्रोल, कंपेनियन रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट, बारो रोबोट और इस तरीके के रोबोट्स के बारे में कीवर्ड्स आ चुके हैं। अब मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है जिसमें आपने रोबोट के बारे में जानकारी दी, तो आप ऐसे टैग डाल सकते हो, ह्यूमनॉइड रोबोट, एंड्रॉयड रोबोट, कंप्यूटिंग रोबोट, रोबोट पावर, और इस तरीके से आप डाल सकते हो। रोबोट कंट्रोल, ये कीवर्ड डाल सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि ये आपका टाइटल हो गया। ठीक है, ये आपकी लाइन्स डिस्क्रिप्शन हो गई और ये टैग्स हो गए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को किस तरीके से अपनी वेबसाइट के अंदर डालना है। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं, यहाँ पे खोलते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मेटा टैग के अंदर जो हम लोग मेटा डाटा बोलते हैं, मेटा डाटा क्या होता है। अब आप बता सकते हो, कोई पूछे मेटा टैग के अंदर मेटा डाटा क्या होता है, तो मेटा डाटा होता है आपका डिस्क्रिप्शन, आपका यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन आप डालते हो, आपका जो टाइटल यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, और आपका यहाँ पे जो कीवर्ड्स होते हैं, यही आपका मेटा डाटा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम लोग मेटा टैग को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने मेटा टैग ओपन किया इस तरीके से,
और अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, इनको मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाना है। इस चैनल की यही खासियत है कि यहाँ पे आपको जो भी समझाता हूँ बिल्कुल एंड टू एंड समझाना होता है, कहीं से भी बीच से स्किप नहीं करना है। मेटा टैग ओपन कर लिया। सबसे पहले मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट यूज़ किया। कैरेक्टर सेट जो ये आपका एट्रीब्यूट है ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पर अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये किस तरीके से हम लोगों को यूज़ करना मैं आपको बता देता हूँ। इसको बेसिकली यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं UTF-8 लिखूंगा। अभी मैं इसका मतलब बता दूंगा कि UTF-8 का मतलब क्या होता है, पर पहले यहाँ पे लिख लेते हैं UTF-8। तो यहाँ पे UTF-8 लिख दिया। अब इसका यूज़ समझ लेते हैं कि कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट जो हम लोग ने यूज़ किया है इसका मतलब क्या है। तो ये कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट इसलिए यूज़ किया जाता है कि अभी तो बेसिकली सभी ब्राउज़र जो हैं काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। अभी जितने भी ब्राउज़र्स आप देखते हो, चाहे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, काफ़ी एडवांस्ड हैं। तो पहले जो ये ब्राउज़र्स थे इतने एडवांस नहीं होते थे। तो हम लोग यहाँ पे कोडिंग में आप देखते हो कि बहुत सारे कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपका ABCD हो गया, A से लेकर Z तक, स्मॉल ABCD हो गया A से Z तक, गिनतियाँ हो गई 1 से लेकर 0 तक, 0 से ही सारे मतलब गिनतियाँ बनती आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो गए, जैसा कि आपका इन्वर्टेड कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क और @ ऐसे करके काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्लस इमेज, वीडियो, ऐसे भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये चीज़ बताता है कि हमारा जो कंटेंट है वो ब्राउज़र को बिल्कुल ठीक शो हो। ब्राउज़र को ये पता चल जाए कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे हिंदी यूज़ कर ली, मान लीजिए हिंदी का कोई ब्लॉग बनाया हुआ है, तो अभी के तो ब्राउज़र वो तुरंत समझ जाएंगे कि ये हिंदी यहाँ पे यूज़ की गई। पर जो पुराने ब्राउज़र थे वो समझ नहीं पाते थे, तो वहाँ पे हिंदी की बजाय चील बिलौआ कुछ ऐसे बना देते थे और मतलब कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या चीज़ है। तो उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए ये एट्रीब्यूट यूज़ होता था, कैरेक्टर सेट, कि यहाँ पे हिंदी यूज़ हुई है या फिर इंग्लिश यूज़ हुई है, किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ हुई है। तो मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टर यूज़ होते हैं, कैरेक्टर को जानकारी देने के लिए यहाँ पे ये UTF-8 कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट यूज़ होता है। बिकॉज मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था, फिर भी मैंने कर दिया क्योंकि ये कुछ खास नहीं है। पर अब मैं जो एट्रीब्यूट्स और जो चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ उनको ध्यान से समझिएगा। चलिए अब मेन काम पे आते हैं। यहाँ पे मेटा फिर ओपन करना है और मेटा ओपन करने के बाद में इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसका एक ओपन टैग होता है, क्लोज टैग होता है, तो इतना आपको पता होगा, ठीक है। ओपन हो गया ये टैग। अब यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले एक एट्रीब्यूट लिखना है जिसका नाम है नेम। अब नेम एट्रीब्यूट लिखेंगे। नेम एट्रीब्यूट लिखने के बाद में यहाँ पे हम लोग को डिस्क्रिप्शन देना होगा। तो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग आपको लिख देनी है। डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग लिखने के बाद में अब आपको एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना है, कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, तो कंटेंट, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ जिससे यहाँ पे इसकी साइजिंग ठीक रहे। अब कंटेंट एट्रीब्यूट यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि स्क्रॉल का निशान लगाना है और एट्रीब्यूट्स लगाने हैं। एट्रीब्यूट्स लगाने के बाद में यहाँ पे हम लोगों को क्या देना है, एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट के बारे में। अब आपकी वेबसाइट किस टॉपिक पे है ये आप समझ सकते हो, आपने बनाई है। अब मान लीजिए मेरी वेबसाइट है लाइक SP क्रैकर, तो वो किस तरीके की होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SP क्रैकर इज़, या फिर SP क्रैकर वेबसाइट। डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। SP क्रैकर वेबसाइट प्रोवाइड यू कोडिंग कोर्सेज, प्रोवाइड यू फ्री कोडिंग कोर्सेज। फ्री में कोडिंग कोर्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो फ्री कोडिंग कोर्सेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को लिख देना है। अब इससे क्या होगा, जब गूगल पे कोई भी फ्री कोडिंग कोर्स या कुछ भी सर्च करेगा तो मेरी वेबसाइट की रैंकिंग आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन दोस्तों, ठीक है। अब हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पे आना है कि मेटा टैग का कीवर्ड कैसे डालना है। तो हम लोगों को फिर मेटा टैग ओपन करना है, उससे पहले इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। क्लोज करते चलना है, आपको क्लोज करने के लिए नहीं भूलना है, ठीक है। तो मेटा टैग क्लोज भी होता है, नहीं मेटा टैग हमारी समझ से क्लोज नहीं होता, मेटा टैग का आपका क्लोज नहीं होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ओके। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे वीडियो को। थोड़ा सा वीडियो पॉज कर दी थी बिकॉज काफ़ी आवाज़ें आती है रात की, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं।
और ये सब चीज़ें छोटी छोटी आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे डिस्क्रिप्शन किस तरीके अच्छा से देना है। और अब हम लोग समझते हैं कीवर्ड किस तरीके देना है। मेटा टैग नॉन क्लोजेबल टैग होता है, आपको मैं बता दूं। अब मेटा टैग ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको नेम एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा, सेम जैसे आपने पहले किया था। अब यहाँ पे नेम में डिस्क्रिप्शन की बजाय, जैसे यहाँ पे पहले आपने क्या, ध्यान से देखिए, आपने डिस्क्रिप्शन लिखा था इस तरीके, अब यहाँ पे आपको लिखना है कीवर्ड। ठीक है, तो बस सेम होगा, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं है। तो हम लोग को लिखना है कीवर्ड्स इतना लिख दिया। अब हम लोग को फिर कंटेंट एट्रीब्यूट यूज़ करना है, तो स्पेस लगा लेते हैं, कंटेंट लिख देते हैं इस तरीके से। और अब हम लोग को कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स डालने होंगे। तो कीवर्ड्स मान लीजिए मेरी वेबसाइट कोडिंग रिलेटेड है, तो मैं लिख दूंगा कोडिंग, और एक ये हो जाएगा, कॉमा लगाया, उसके बाद CSS, कॉमा लगाया, HTML, मेरी वेब डेवलपमेंट रिलेटेड वेबसाइट है तो जावास्क्रिप्ट भी आएगी, बूटस्ट्रैप भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख देंगे वेब डेवलपमेंट। इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे कीवर्ड्स दे देने हैं। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया कि हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, कीवर्ड्स डाल दिए। अब आज के समय में कीवर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि कीवर्ड्स तो गूगल खुद भी फाइंड कर लेता है आपकी वेबसाइट से। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, कि यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले समझा कि UTF-8 क्या था, कैरेक्टर सेट, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पे कीवर्ड। अब हम लोग देंगे ऑथर, वेबसाइट का ऑथर कौन है। ठीक है, तो वेबसाइट का ऑथर देने के लिए सबसे पहले हम लोग को मेटा टैग ओपन करना होगा। मेटा टैग ओपन करने के बाद में अब यहाँ पे नेम देना होगा, नेम एट्रीब्यूट यूज होगा। नेम एट्रीब्यूट में हम लोग को लिखना है ऑथर, ऑथर बताना पड़ेगा। तो ऑथर का मीन्स तो आप जानते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को ऑथर, फिर कंटेंट यूज करना होगा, कंटेंट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे ऑथर का नाम, मान लीजिए मैं हूँ ऑथर तो मैं अपना ही नाम डालूंगा, जो ऑथर होगा वो अपना नाम डालेगा। तो मैंने यहाँ पे शुभम डाल दिया, अब मैं पूरा नाम डाल दूंगा, पांडे डाल दिया। ठीक है, तो मेरा नाम जो है मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हो। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। अभी 3 चीज़ समझ ली हम लोग ने, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और यहाँ पे ऑथर का नेम। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, उसको भी मैं बता देता हूँ आपको। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे अपनी पेज की वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट है उसमें रिफ्रेश टाइमिंग लगानी है, कि कितने सेकंड में आपका जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाया करे। तो उसको कैसे सेट करना है, उसको सेट करने के लिए आपको मेटा टैग ओपन करना होगा। और यहाँ पे मेटा टैग ओपन करने के लिए सबसे पहले मैं लेस देन ग्रेटर देन ओपन करूँगा, मैंने मेटा लिख दिया। और अब यहाँ पे एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, नेम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। नेम एट्रीब्यूट यूज़ करने के बाद में हम लोग को यहाँ पे लिखना है, सॉरी नेम एट्रीब्यूट नहीं यूज़ होगा, थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे हो जाती है कभी कभी। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ होगा, मेरे साथ ध्यान से देखिएगा, HTTP और उसके बाद में EQUIV, HTTP EQUIV। ठीक है, ये आपको एट्रीब्यूट यूज़ करना है, आपको इसको थोड़ा याद कर लेना होगा, या फिर आप नोटपैड पे लिख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, इसको आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना होगा रिफ्रेश, क्योंकि मैं यहाँ पे रिफ्रेश सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने रिफ्रेश लिख दिया। अब कंटेंट यूज़ होगा, तो मैंने लिख दिया कंटेंट। तो इस तरीके से मैंने कंटेंट लिखा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इसको बैक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कंटेंट एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया है। कंटेंट में आपको लिखना है 5, हमको 5 सेकंड में अपने पेज को रिफ्रेश कराना है, कि मतलब जब भी 5 सेकंड हो हमारा पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाए। तो इस चीज़ को करने के लिए हमने यहाँ पे 5 लिख दिया है, सेमीकोलन लगा देते हैं। इतना हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो अभी यहाँ पे कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा है, पर मैं बताऊं कि अब ये पर 5 सेकंड में यहाँ पे ये वाला पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाया करेगा पेज इस तरीके से। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को मैं प्रूव कैसे करूँ, तो इसके लिए आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे उसके लिए URL जोड़ देंगे, जो चीज़ मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है URL। ठीक है, तो जो मैं चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ वो आपको सेम टू सेम करते चलना है। तो लिखते हैं URL लिखना है, और या फिर यहाँ इसी के अंदर लिखते हैं डबल कोटेशन के अंदर, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। अब लिखते हैं URL। ओके, URL लिखने के बाद में अब हम लोग को यहाँ पे URL देना होगा। तो URL कैसे देना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को जाना है यहाँ पे अपने चैनल पे, और चैनल का यहाँ पे URL कॉपी करना होगा। तो चैनल को URL कॉपी करने के लिए यहाँ पे हम लोग चैनल पे जाते हैं, यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे गए, कॉपी लिंक किया और यहाँ पे आ चुके। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को अपने URL को पेस्ट करना है कुछ इस जगह पे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके वर्क करेगा।
पर 5 सेकंड में यहाँ ऑटोमेटिक ये पेज जब रिफ्रेश होगा तो ये वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, हम लोग को इसको ब्राउज़र में खोलना होगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ब्राउज़र की तरफ चलने से पहले एक बार हम लोग कोड पे भी चेकिंग कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है। हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर का नेम, सब कुछ पढ़ लिया है। अब इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं कि रिफ्रेश रेट कैसे हम लोग का 5 सेकंड में, मतलब कोई भी वेबसाइट का वेब पेज है 5 सेकंड में ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ने जो URL दिया है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस जगह सही कर लेते हैं। इस जगह कोटेशन मार्क ये लगा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ अच्छे से कि आपको और चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाए। शायद आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस कर दी होंगी। सबसे पहले ये नया एट्रीब्यूट है HTTP EQUIV, ठीक है, EQUIV, इसको आपको लिख देना है। स्क्रॉल का निशान लगा के डबल कोटेशन मार्क के बीच में रिफ्रेश लिखना है। इतना लिखने के बाद में आपको कंटेंट एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, स्क्रॉल का निशान लगाना है, फिर कोटेशन मार्क ओपन करना है, उसमें लिखना है 5, फिर सेमीकोलन, फिर URL, फिर स्क्रॉल का निशान लगाना है, फिर HTTPS जो अभी आपका मतलब URL हो, चाहे आप गूगल का डाल लो, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, यूट्यूब का डाल दीजिए। और लास्ट में ये एट्रीब्यूट से क्लोज है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर देन लगा हुआ है, लेस देन ग्रेटर देन बॉक्स में बंद है, ओके। अब इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ब्राउजर में जाना होगा, वहीं पर ये रिफ्रेश होगा। तो यहाँ पे ब्राउजर में चलते हैं और गिनते कि 5 सेकंड में रिफ्रेश हो रहा है फिर नहीं। 1 2 3 4 5, ठीक। तो रिफ्रेश हो गया ऑटोमेटिक। और यहाँ पे ये देखिए पूरी तरीके से मेरा YouTube चैनल ओपन हो गया। आप कहें तो एक बार मैं फिर से इस चीज़ को करके दिखा सकता हूँ। ब्राउज़र पे गया और इस चीज़ को फिर से गिनते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 और ये 5, ओके, ठीक। तो इस तरीके की काम कर रहा है। इसी तरीके से बहुत सी स्क्रिप्ट रन करती हैं जिनमें आपने एडवर्टाइजिंग देखा होगा। मान लीजिए आप कोई फिल्म वगैरह डाउनलोड करने जा रहे हैं तो वहाँ पे इस तरीके से स्क्रिप्ट रन करती है। लास्ट में एक और एट्रीब्यूट मैं बताना चाहूँगा, वो SEO से रिलेटेड नहीं है, पर आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए मेटा टैग के अंदर यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, पूरे यहाँ पर आपके कम से कम 5 हो जाएंगे लमसम। तो यहाँ पे 5 की बजाय 6 हो जाएंगे। तो 6 एट्रीब्यूट्स आपका यहाँ पे काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। तो मेटा ओपन करते हैं। मेटा के लिए यहाँ पे सबसे पहले लेस देन ग्रेटर देन बॉक्स, फिर मेटा, और यहाँ पे लिखना है नेम। नेम में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले समझिएगा। स्क्रॉल के निशान लगाइए, डबल कोटेशन मार्क लगाइए, और डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपको लिखना है व्यू पोर्ट, VIEW। मैं आपको स्पेलिंग भी बता देता हूँ जहाँ आपको मिस्टेक ना हो। अगर मान लीजिए आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, मतलब डिस्प्ले समझ में नहीं आ रही है, तो आपको क्वालिटी बढ़ा लेनी है यूट्यूब की, आपको अच्छे से समझ में आएगा। व्यू पोर्ट लिखना है, ठीक है। अब आपको फिर इधर आना है, आपको लिखना है कंटेंट। क्या लिखना है, कंटेंट। तो इस तरीके से कंटेंट लिख लिया। अब कंटेंट लिखने के बाद में स्क्रॉल का निशान लगा है, डबल कोटेशन मार्क लगा हुआ है, इसके बीच में लिखना है विथ, ठीक है। विथ लिखना है, विथ में मतलब चौड़ाई होती है, इसको लगाना है। और इसको लगाने के बाद लिखना है डिवाइस विथ, मतलब चौड़ाई उतनी हो जितनी डिवाइस की चौड़ाई हो। अभी मैं आपको ये समझा दूंगा, थोड़ा सा ये लॉजिकल चीज़ है जहाँ पे आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनती है। रिस्पॉन्सिव का मतलब आपको पता होगा, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि आपकी सेम वेबसाइट आपके मोबाइल में भी ओपन होती है, आपके टैबलेट में भी ओपन होती है, आपके लैपटॉप में भी, डेस्कटॉप में भी और टीवी में भी ओपन होती है। तो वो सेम वेबसाइट जब अलग अलग आकार की डिवाइस में ओपन होगी तो उसको उसी हिसाब से ढल जाना चाहिए, मतलब ख़राब ना लगे और उसी हिसाब से ऐसा लगे कि इसी के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है और अच्छी लगे। तो उसके लिए ये कोड बहुत ज़रूरी होता है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट में लिखना है विथ इक्वल टू डिवाइस विथ। अब हम लोग को लिखना है कि जूम कितना होना चाहिए, तो हम लोग को लिखेंगे इनिशियल स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगाने के बाद आपको लिखना है इनिशियल स्केल, तो IN, फिर आपको स्पेलिंग में बता देता हूँ, INI, फिर लिखना है TIAL, इनिशियल, ठीक। आपको समझ में आ गया। और उसके बाद में आपको यहाँ पे हाइफन लगाना है, फिर लिखना है स्केल, SCALE, स्केल। और यहाँ पे वैल्यू क्या देनी है, यहाँ पे आप वैसे तो अपने हिसाब से दीजिए, पर मैं यहाँ पे बताऊँ तो आपको लिखना है 1.0, इस तरीके से 1.0, ठीक। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव बनेगी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। सेम वेबसाइट आपने लैपटॉप के अंदर बनाई, ठीक है। अब यही वेबसाइट आपकी ब्राउज़र के अंदर बनेगी। यहाँ पे ये रन हो रही है स्क्रिप्ट, इस वजह से यहाँ पे ये ओपन हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इसको हटा दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। सबसे पहले समझते हैं, आपकी सेम वेबसाइट आपने लैपटॉप में बनाई,
वही वेबसाइट आपके मोबाइल में भी किसी ने ओपन करी, वही वेबसाइट आपके टैबलेट में भी किसी ने ओपन करी, और वही वेबसाइट आपकी टीवी में किसी ने ओपन करी। ठीक है, तो अब वही वेबसाइट आपके लैपटॉप में भी बिल्कुल सही सही आनी चाहिए, मोबाइल के वर्जन में भी बिल्कुल सही सही आनी चाहिए, टैबलेट के वर्जन में भी बिल्कुल सही सही आनी चाहिए, और टीवी के वर्जन में भी बिल्कुल सही सही आनी चाहिए। तो जब आकार को अपने हिसाब से वेबसाइट ढाल लेती है तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव। और इस प्रकार की वेबसाइट जो बनती है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो बनती है, उनको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए आपको ये कोड लिखना होता है हेड टैग के अंदर रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट का, जिसमें मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट, फिर कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, मतलब चौड़ाई उतनी हो जितनी डिवाइस की चौड़ाई हो, इसको कहते हैं। ठीक है, और इनिशियल स्केल का मतलब 1.0 कि हमारा जो मोबाइल है उसमें हम लोग कभी कभी आप देखते होंगे कि हम लोग ऐसे उंगलियां एक तरफ ऐसे उंगली रखते हैं, एक तरफ ऐसे उंगली रखते हैं, और जब इनको ऐसे खींचते हैं इस तरीके से, मतलब ऐसे खींचेंगे इधर को, तो ये बड़ा हो जाता है, मतलब जूम हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो स्क्रीन को जूम कितना करना है, हल्का से करते हैं 1.0, मतलब थोड़ा सा। ठीक है, या फिर आप सिर्फ 1 रख सकते हो कि इससे आपका स्क्रीन ज़्यादा जूम नहीं होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो आपको समझ में आया, आज के दिन में मैंने 6 एट्रीब्यूट्स आपको बताए हैं। कौन कौन से बताए, रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन से क्या रहता है कि आपको याद रहेगा। आपको सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पे कैरेक्टर सेट नाम का एट्रीब्यूट, फिर मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फिर मैंने कीवर्ड्स बताया, कीवर्ड्स के बाद में मैंने आपको ऑथर के बारे में बताया, ऑथर का नेम कैसे देना है, फिर मैंने आपको बताया कि आपको रिफ्रेश रेट कैसे लगाना है। तो रिफ्रेश यहाँ पे मैं 5 अगर लगा देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे जाकर अगर मैं 5 लिख देता हूँ तो 5 सेकंड में मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे मेटा लगा देता हूँ, मेटा व्यू पोर्ट, जिससे हमारी वेबसाइट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बन जाएगी। 6 एट्रीब्यूट, और यहाँ पे इसको अगर हम लोग प्ले करते हैं कोड को तो 5 सेकंड में ऑटोमेटिक वेबसाइट हमारी यूट्यूब चैनल पर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे कन्वर्ट होने वाली ही है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे ऑटोमेटिक मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपने वेबसाइट को लॉन्च करा सकता हूँ। आज की वीडियो में दोस्तों कैसा लगा, वीडियो थोड़ी लंबी होती है पर आपको बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ समझ में आती है। मुझसे कहीं कोडिंग में अगर गलती होती है तो मैं उसको भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको सही कर लेना है। आपसे कहीं गलती हो तो आप स्क्रीनशॉट भेज के इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। करीबन वीडियो बनाते बनाते दोस्तों यहाँ पे रात के 2:12 हो चुके हैं। आपको यकीन नहीं होगा तो मुझे यकीन दिलाने की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पे अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिस चैनल में इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। और मैं आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे बताता हूँ तो मैं सिंपैथी के लिए नहीं बताता हूँ, साफ मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरी मेहनत है जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।